गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट से फेडरलिज्म, इट मीन्स संघवाद। इसके पहले मैंने आप लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और भी की फीचर्स थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार को या फिर हमारे भारत के डेमोक्रेसी लोगों को एक संविधान बनाना पड़ा, किस लिए, क्या नीड पड़ी थी, और जब संविधान बना तो उस समय संविधान में किन किन चीज़ों को रखा गया, कौन कौन से जो फीचर्स थे, जो तत्व थे, वो इम्पोर्टेंस थे, क्या सोच करके, किस कंडीशन में, किन परिस्थितियों में हमने हमारे देश के लोगों ने, हमारे जो लीडर्स थे देश के, उन्होंने क्या सोच के साथ उन्होंने संविधान को बनाया, इसके बारे में हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया है। उस समय जो कंडीशन था, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, फिर से ब्रिटिश के साथ हमारा जो युद्ध था, जो हमारे मोनूमेंट्स हो रहे थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग संविधान को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं, यानी ये समझने वाले हैं कि संविधान की बुक में जो टॉपिक रखा गया है कि किसी संविधान को कैसा होना चाहिए, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट आता है हमारा फेडरलिज्म, इट मीन्स संघवाद। संघ क्यों ज़रूरी है हमारी सरकार को चलाने के लिए, संघ क्या होता है, इससे हमारे भारतवर्ष पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ के नैतिक जो शासन है, जो यहाँ की राजनैतिक शासन है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका फेडरलिज्म टॉपिक। देखिए बच्चों, फेडरलिज्म, this refers to the existence of more than one level of the government in the country। संघवाद हमको ये बताता है कि किसी भी देश में एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। ठीक है, किसी भी देश में एक से अधिक या फिर एक से अधिक स्तर पर सरकार होने चाहिए। इन इंडिया, भारत में, वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल। भारत में आपने देखा कि यहाँ पर राज्य स्तर के भी सरकारें हैं, पंचायती राज भी है, एंड द थर्ड टायर गवर्नमेंट एंड द हैव रीड अबाउट इन दिस चैप्टर क्लास 6। देखिए जैसे कि आप लोगों ने पंचायती राज के बारे में चैप्टर क्लास 6 में पढ़ चुका है। 3 हमारे टायर हैं पूरे हमारे शासन के, फर्स्ट है पंचायती, सेकंड है हमारा स्टेट, एंड थर्ड है हमारा सेंट्रल। तो क्लास 6 में आप लोगों ने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, 7th में आप लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शंस पढ़ा, और इस क्लास में आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क को देखेंगे। ठीक है, हमारे 3 पोल हैं पूरे शासन के, हमारे 3 पोल, पंचायती, दूसरी है हमारी राज्य स्तर पे, और तीसरी है हमारी सेंट्रल पे। ठीक है, इन बातों को पहले आप समझिए। तो हमारे भारतवर्ष में जो ये सरकार है ये एक से अधिक स्तर की है। ठीक है, द वेस्ट नंबर ऑफ द communities in India meant that a system of the government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of the New Delhi। देखिए, and making decision for everyone। भारत में इतने सारे समुदाय जो राजनीतिक दल हैं, उनकी उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए लोग पूरे देश के फैसले न लेने लगे। ठीक है, मेरी बातों को समझिए। यहाँ पे ये 3 स्तर क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो हमारे दिल्ली में जो बैठा हुआ लोग है, जो हमारे मुख्यमंत्री या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स का डिसीजन वो न लें, इसलिए ये 3 लेयर को, 3 टायर्स को बनाया गया है। कहने का मतलब, जैसे पूरा अगर घर का सारा काम किसी एक इंसान के हाथ में दे दिया जाए तो वो थक जाता है या तो उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो यही कंडीशन है। हमारा भारतवर्ष इतने ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पे इतने ज़्यादा ज़िले हैं, राज्य हैं, तो ऐसे में सारे कार्य अच्छे से हो सके, किसी एक के ऊपर बर्डन ना हो,
इसलिए इन 3 टायर्स को बनाया गया है। इंस्टेड इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी लेवल हैं हमारी सरकारों की इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके इलाकों, उनके कैटेगरी में या फिर उनके एरिया में जो भी पार्टिकुलर एरिया आए उसके बारे में वो डिसीजन ले सकें। वाइल ईच स्टेट इन द इंडिया enjoys autonomy in exercising power on the certain issues, subject of the nation's concern require that all of these states follow the law of the central government। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का खुद अपना अधिकार है। सब्जेक्ट ऑफ द नेशन कंसर्न वो विषय while the state is in India enjoy autonomy in the exercising power of the certain issues, subject of the national concern require that all of these states follow the law of the central government। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सभी राज्यों को केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मानना पड़ता है। अगर स्टेट लेवल पर बात आए तो स्टेट लेवल पे स्टेट अपना कोई भी राज्य ले सकता है, लेकिन अगर वही जो डिसीजन हो वो पूरे इंडिया पर आए, पूरे नेशन पे आए, तो उसके लिए डिसीजन हमारा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द issues that each tier of the government can make law on। In addition, the constitution also specifies where each tier of the government can get the money from for the work that is done। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए, जैसे कोई भी कार्य हो तो उसमें कैसे कार्य हो रहे हैं इसकी सही जानकारी के लिए हमें कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं, कुछ हमारे इशूज़ भी हैं, कुछ लिस्ट भी हैं, कुछ सूची भी दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कौन से स्तर पर सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। यानी राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है और समवर्ती सूची एक है, यानी 3 हमारी सूचियां हैं और इन 3 सूचियों में ये दिया गया है कि कौन किन सूची पे राज्य अपना काम करेगा, किस मैटर पे। सूची में टॉपिक लिखे गए हैं, जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, ठीक है। तो इन ऐसे कुछ हमारी सूचियां हैं जिनमें कि ये डिवाइडेशन कर दिया गया है कि राज्य इस पे सोचेगा, केंद्र इस पे सोचेगा। एक समवर्ती सूची है, जो राज्य और केंद्र दोनों मिल करके उस पर सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सूचियाँ बनाई गई हैं। In addition, the Constitution also specifies where each tier of the government can get the money for the work that is does। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, कहाँ से उनको अपना सैलरी मिलेगा। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well। All persons in India are governed by law and the policy made by each of these level of the government। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत तथा अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून को नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब ये जो नीतियाँ हैं, ये जो सूचियाँ हैं, इनके अंतर्गत जो भी कानून या फिर जो भी टॉपिक, जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, ये भारत के हर एक पर्सन पे लागू होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा टॉपिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा की फीचर्स है। देखिए नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है? पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसका जो कार्य करने का रूप रंग है, ये कैसे है, क्या इसका तौर तरीका है। द डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सरकार के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। Your class 7th book begin with the story of the Kanta।
वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। जैसे क्लास 7th में आप लोगों ने कांता की स्टोरी को पढ़ा होगा कि वोट डालने के लिए कैसे एक रो में खड़ी है। द Constitution of India guarantees universal adult suffrages for all the citizen। हमारे भारत का जो संविधान है वो हम सभी नागरिकों को एक अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? एडल्ट फ्रांचाइज, नागरिकों को वोट डालने का अधिकार। यानी 18 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, 18 आफ्टर 18 ईयर्स, वो सभी लोग वोट करके अपने लीडर को चुन सकते हैं। When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of the universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the tradition, caste, class and the gender hierarchies। भारत की संविधान जो ये पद्धति है, संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, तो उन्हें यह लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार देने का एक योग्य बना दिया है। जिस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था, उस समय जो पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जिस समय युद्ध में मोन्यूमेंट में साथ दिया, तो उनके इस संघर्ष को देख करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेंबर्स को ये लगा कि जब हमारी जनता इतनी वयस्क हो चुकी है और वो अपने सही गलत समझ रही है, तो क्यों ना हम उसको वोट देने का अधिकार भी दें। तो इस तरह से उनको वोट देने का भी अधिकार बना दिया गया। उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल डेमोक्रेटिक सोच व तौर तरीक़ों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द फ़र्क, ऊंच नीच की ये जो भेदभाव है, इन सब से भी उठ कर के लोग सोच रखेंगे। ठीक है, बस सबको वोट देने का ये अधिकार था कि एक समानता आ जाए हमारे भारतवर्ष में। किसी को ये ना लगे कि हम लोअर कास्ट के हैं तो हम नहीं दे रहे हैं वोट, कोई अपर कास्ट का है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड ना आए। आदमी, औरत, ऊंच नीच, काला गोरा, इन सब का भेदभाव मिटा करके वो अपने लीडर को चुन सकते हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ द इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत के लोगों को ये अधिकार, डायरेक्ट अधिकार, प्रत्यक्ष रूप से ये अधिकार मिला कि वो अपने लीडर को स्वयं चुन सकते हैं। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the election. These representatives are uncountable to the people. You will read more about the representation in the crucial to the democratic functions in the unit 2 of this book. अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है, यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, हाँ, ट्रेडिशन, कास्ट हायरार्कीज, जेंडर हायरार्कीज, आल्सो सिटीजन बैकग्राउंड। जैसे सार्वभौमिक मताधिकार कहने का मतलब सबको वोट देने का अधिकार। इसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों को देश पूरे डायरेक्टली उसको चुनने में हमारे देश के लोग भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये भी स्वतंत्रता दी गई। ये जो हमारे लीडर्स हैं, ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें चुना है, तो हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो वो उनका जवाब देंगे। डेमोक्रेटिक कार्य पद्धति की अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है प्रतिनिधि। 3rd की फीचर है हमारा सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आप 2 टॉपिक ही अच्छे से समझिए, फिर इसके आगे हम लोग कल क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।